जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का SES एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में आए विभिन्न वायसराय और उनके समय हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रशासन के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्लियर। और उन परिवर्तनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता हमें कि भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय के रूप में बदल दिया गया था। क्लियर। इस पूरे लेक्चर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस बारे में बात कर लें कि ये गवर्नर जनरल जो था वो क्या व्यवस्था रही और वायसराय हो या गवर्नर का पद कैसे चालू हुए थे। क्लियर। तो दोस्तों, बात है उस समय की जब हमारे देश में हुआ 1757 में प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद भारत के बंगाल वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और कहीं ना कहीं ये पहला कोई क्षेत्र रहा, प्रांत रहा जिसे भारत में अंग्रेजों ने जीत लिया था। जब अंग्रेजों ने इसे भारत में जीत लिया तो उन्होंने इसका प्रशासन भी अपने हिसाब से चलाने की व्यवस्था की और अपने हिसाब से इसका प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1757 के बाद भारत में गवर्नर जैसी व्यवस्था का प्रारंभ किया और पहली बार इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था वो बंगाल में किया था। बंगाल में ही क्यों किया? क्योंकि बंगाल ही ऐसा प्रांत था जो इनके अधिकार में आया था, इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था को बंगाल से ही प्रारंभ किया था। अब बंगाल में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बनाया बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर के तौर पर पहली बार बनाकर इन्होंने भेजा था लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो आपको उत्तर सीधे से दे देना है कि बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। क्लियर। अब पहला गवर्नर रहा, उसके बाद फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके भारत के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का कहीं ना कहीं विस्तार होता चला गया। इन्होंने एक के बाद एक भारतीय क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार किया तो प्रशासन की दृष्टि से भी परिवर्तन किए गए। वैसा ही परिवर्तन आया सबसे पहले कब? 1773 में। 1773 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके माध्यम से उन्होंने गवर्नर के पद में बदलाव कर दिया। ये जो गवर्नर का पद था उसमें बदलाव ऐसे किया कि गवर्नर जो था उसको बना दिया गवर्नर जनरल। अब यहां से आप कहने लगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें वो कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को इन्होंने बना दिया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। किसके माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब यहाँ ये समझना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर वॉरेन हेस्टिंग्स था तो अंतिम गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल के गवर्नर की हैसियत से आया था और बंगाल के गवर्नर के हैसियत से आया और इसी के पद को प्रमोट करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब ये गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था थी ये लंबे समय तक चलती रही बंगाल में, लेकिन जब हम आगे जाके देखें तो 1833 में एक अधिनियम आया, 1833 का चार्टर अधिनियम, और इस अधिनियम के माध्यम से बदलाव किया गया। जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का जो था उसे अब कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब ये व्यवस्था कहां तक फैला दी गई थी? भारत स्तर तक फैला दी गई थी। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे था और यहां पर भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। किसके माध्यम से? 1833 के अधिनियम के माध्यम से। तो बंगाल के गवर्नर का पद प्रमोट होकर बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल पद प्रमोट होकर बनता है भारत का गवर्नर जनरल। अब यहां पर फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक था, तो फिर भारत में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अब ये गवर्नर जनरल की व्यवस्था चलती रही, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने को देखने को मिला कब? 1857 की क्रांति में। अब हमारे देश में हो गई कब? 1857 की क्रांति। 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के पूरे प्रशासन में बदलाव कर दिया गया था। एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले कंपनी शासन चला रही थी
अंग्रेज सरकार को लगा कि अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रही तो भारत से शासन की समाप्ति हो जाएगी हमारे, तो उन्होंने क्या किया कि शासन को दे दिया क्राउन के हाथों में। तो यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो बदलाव हुआ किसमें, इस पद में। गवर्नर जनरल जो था, कहाँ का था ये, भारत का, इस पद को बदल दिया गया किस रूप में, वायसराय के रूप में। अब ये पद किस रूप में चल रहा है, वायसराय बन गया। क्लियर। तो पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। क्लियर। अब लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया, और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था कब तक चलती है, 1947 तक, और यहां तक हम बोल सकते हैं आजादी के बाद तक भी ये व्यवस्था चलती है, हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब आपको आजादी के बाद तक ये व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन जब आप एग्जाम की दृष्टि से अध्ययन करते और अध्ययन करते पूछते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस प्रश्न का उत्तर होता है सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहां पर तो ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, और इसी को बना दिया गया क्या, भारत का पहला वायसराय। तो कहने को तो ये कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन ऐसा नहीं कहते। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है, राजगोपालाचारी को। क्यों कहा जाता है, उसका कारण जानिए कि वायसराय की जो व्यवस्था शुरू की गई थी 1858 में, ये 1858 से चलती है 1935 तक। 1935 तक वायसराय का सिस्टम चलता है, और 1935 से लेके 1947 और 1947 से लेके 1950 तक हमारे देश में क्या चला, वापिस से गवर्नर जनरल। मतलब जो पद 1858 में वायसराय बनाया गया था उसको 1935 के अधिनियम के माध्यम से पुनः गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसीलिए हम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को न कहते हुए किसको कहते हैं, श्री राजगोपालाचारी को कहते हैं, जिन्हें अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर देश में नियुक्त किया गया है। तो क्लियर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर बताएंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी थे। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है कि भारत में जब आजादी मिली तो आजादी के समय कौन गवर्नर जनरल था भारत में, तो माउंट बैटन। क्लियर, आजादी के समय माउंट बैटन गवर्नर जनरल था। आजादी के बाद अगर हम बात कर लें तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी माउंट बैटन। तो आजादी के समय भी माउंट बैटन गवर्नर जनरल था, और आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी माउंट बैटन था। और फिर पूछेगा कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के। अंतिम गवर्नर जनरल भारत के भी सी राजगोपालाचारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इन सभी गवर्नर जनरल्स वायसराय के समय हुई व्यवस्थाओं को आज के इस लेक्चर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी तो आपने ये समझ लिया कि पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, और अंतिम कौन था, और प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले उस लिस्ट पे नजर डालते हैं जो हमें बताती है कि भारत में समय समय पर कौन कौन गवर्नर जनरल बने थे। क्लियर, तो ये है लिस्ट। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय बना था। कब बना था ये वायसराय, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत में आया था 1856 से 1862 में, और इसको भारत में वायसराय बना दिया गया था 1858 में। और लॉर्ड कैनिंग के बाद आता है कौन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इसमें प्रथम इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहला व्यक्ति था। इसके बाद एक और आएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो यहाँ पर प्रथम करके पढ़ रहे हैं। तो ये था 1862 से 1863 तक। इसके बाद था जॉन लॉरेंस जो 1864 से 1868 तक रहता है। उसके बाद आता लॉर्ड म्यू जो 1869 से 1872 तक रहता है। समझना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जिनको हम डिटेल में देखेंगे। लॉर्ड म्यू के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जिनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे इसके समय पर जनगणना का काम शुरू हुआ था, है ना। पहली बार भारत में
प्रायोगिक आधार पर जनगणना का जो काम किया गया था वैज्ञानिक पद्धति पे, वो इसके समय से शुरू किया गया था। इसके अलावा मियो कॉलेज की स्थापना हो, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे लॉर्ड मियो के समय पे, जो 1869 से 1872 के बीच में भारत में वायसराय के पद पे रहा। उसके बाद आता नॉर्थ ब्रुक, जो 1872 से 1876 तक वायसराय रहता है। फिर आता लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक भारत में वायसराय रहता है। लॉर्ड लिटन को भी इंपॉर्टेंटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉर्ड लिटन जो था, इसने भारत में कई सारी चीजों में परिवर्तन किए थे। एक प्रकार से इसे भारत में काम बिगाड़ने वाला वायसराय भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को बिगाड़ने का काम किया था। क्लियर? तो इसके समय पे इंपॉर्टेंट घटनाओं को देखेंगे, भले ही वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात क्यों ना हो, जिसने भारत में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाने का कहीं ना कहीं विचार किया था। इसके बाद आता लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन जो है वो 1880 से 1884 तक भारत में वायसराय रहता है। लॉर्ड रिपिन को भारत के उद्धारक के तौर पर जाना जाता है। इसको भारत का सबसे बेहतर वायसराय कहा गया है, याद रखिएगा। इसके समय पर जनगणना जो रेगुलर तरीके से हो रही है हर 10 साल में, वो भी इसके समय प्रारंभ हुई। फैक्ट्री अधिनियम की बात करें, वो भी इसके समय आया, जिसने काम के घंटे फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं तय किए थे। ऐसे कई सारे काम लॉर्ड रिपिन के समय हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पर हमको डिस्कस करना चाहिए। तो लॉर्ड रिपिन जो 1880 से 1884 में रहा, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की, जो 1884 से 1888 तक वायसराय रहता है। ये वो व्यक्ति है जिसके समय पे कांग्रेस बनती है। लॉर्ड डफरिन, ह्यूम का नाम आप सब लोगों को याद होगा, क्योंकि आपने अगर कभी न कभी इसको पढ़ा जरूर होगा। तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन जो है वो आता है और इसके समय पे कांग्रेस की स्थापना होती है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। डफरिन के बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 तक भारत में वायसराय के पद पे रहता है। तो ये ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिनको हम पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगली स्लाइड में हम लोग और देखते हैं कि भारत में इनके अलावा और कौन कौन से वायसराय रहे। क्लियर? चलिए, तो इनके बाद हम देखें तो लॉर्ड लैंसडाउन जो है, इसके बाद आता है एल्गिन टू। एल्गिन टू जो है वो 1894 से 1899 तक रहता है। तो 19वीं शताब्दी का ये एक प्रकार से देखा जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय रहा भारत में, जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद आता लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है। और लॉर्ड कर्जन जो रहा, ये भारत में सबसे ज्यादा बदनाम वायसराय के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बदनामी वाली व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बुरे काम करने वाला कोई कहा गया है तो वो लॉर्ड कर्जन ही कहा गया है। भले ही वो बंगाल विभाजन की बात हो या फिर ऐसी कोई बात हो, सब में लॉर्ड कर्जन ही रहा है। मिंटो टू लॉर्ड कर्जन के बाद आता है। 1905 से 1910 तक अपने पद पर रहता है भारत में वायसराय के पद पे। मिंटो टू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके समय ही भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। हम भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक अगर किसी को कहा गया है तो मिंटो टू और इसके समय आया मार्ले मिंटो सुधार जो था उसको माना जाता है, जिसमें भारत में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के बीज बोने के काम कर दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग टू की। लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916 तक वायसराय के पद पे रहता है। इसी के समय पर राज बिहारी बोस, ये इन लोगों के द्वारा मिलकर हार्डिंग बम कांड किया जाता है दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ये वही वायसराय है जिसके समय भारत में राजधानी परिवर्तन का काम किया गया था। पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, और जब ये वायसराय था, इसी के समय पर हमारे देश में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जो तीसरा दिल्ली दरबार था। याद रखिएगा, भारत के इतिहास में 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है? तो तीनों दिल्ली दरबार किस किस वायसराय के समय हुए, किस सन में हुए, उस समय क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो हार्डिंग टू के समय जो इंपॉर्टेंट घटनाएं वो भी देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड जो रहा भारत में 1916 से 1921 तक वायसराय के पद पर रहता है, और इसके समय देश में कई सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। उन इंपॉर्टेंट घटनाओं में शामिल था लखनऊ समझौते की बात करें, लखनऊ समझौते के अलावा हम लोग रॉलेट एक्ट की बात कर सकते हैं, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। खिलाफत आंदोलन की बात कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन की बात कर सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर सकते हैं, और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की बात कर सकते हैं, जिसको हम भारत में एक सुधार के तौर पर हमें बताया गया था
लेकिन वो वास्तव में सुधार नहीं था, अपनी चीजें भारत पर थोपने की कोशिश की थी, जिसे भारतीयों ने नकार दिया था। और कहीं ना कहीं इसी में की गई बातों के आधार पर बाद में साइमन कमीशन आता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसके समय, लॉर्ड इरविन के समय। लेकिन जेम्स फोर्ड के बाद भारत में आता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक भारत में वायसराय के पद पे रहता है। लॉर्ड रीडिंग के समय ही चोरा चोरी कांड हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय ही भारत में स्वराज पार्टी बनी थी। और लॉर्ड रीडिंग के समय ही भारत में क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था। तो इन सब के बारे में डिटेल में यहां पढ़ेंगे। रीडिंग के बाद आएगा लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है। लॉर्ड इरविन के समय में ही भारत में कौन आया, भारत में आया था साइमन कमीशन, इसी के समय हुआ था नेहरू रिपोर्ट, इसके समय हुआ था लाहौर समझौता, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, इसी के समय भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसी के समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया था, गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा हुई थी। इसी के समय पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसी के समय पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं वो सब किसके समय हुई हैं, लॉर्ड इरविन के समय हुई थी, जो 1926 से 1931 तक वायसराय के पद पे रहता है। इसके बाद याद रखिएगा लॉर्ड विलिंगटन आता है। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक रहता है। इसके समय पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मैकडोनल्ड पंचाट आया है। इसके समय पर पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। लेकिन इसी के समय पर आता है 1935 का अधिनियम, और इस अधिनियम के माध्यम से जो वायसराय की व्यवस्था थी वो वापस से पुनः गवर्नर जनरल में बदल दी गई। तो लॉर्ड विलिंगटन तक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, वायसराय। और इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जब आता है तो इसके लिए हम बोलते हैं भारत का गवर्नर जनरल बना लिनलिथगो, 1936 से 1944 तक आता है। और इसके समय भारत में चुनाव होते हैं पहली बार, जिसमें कांग्रेस को 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल गठन करने का मौका मिलता है। इसी के समय पर त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सिद्धरामैया हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में अनबन हो जाती है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1 मई 1939 को। उसके बाद नेक्स्ट घटना इसमें होती है, अगस्त प्रस्ताव आता है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से पहली बार भारत में ये होता है इसी के समय की पाकिस्तान की ऑफिशियल तौर पर मांग की जाती है मुस्लिम लीग के माध्यम से, उसके प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। ये वही वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसके समय पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत में क्रिप्स मिशन आया था, है ना। कहीं ना कहीं जो आजाद हिंद फौज वाली घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं किसके समय होती हैं, लॉर्ड लिनलिथगो के समय होती हैं भारत में। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड लिनलिथगो के समय बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। क्लियर, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनने की संभावना है। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे और फिर अंततः हम देखेंगे अंतिम 3 वायसराय को। लॉर्ड वेवेल जो 1944 से 1947 तक रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947-1948 तक रहता है, जिसके समय पर भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना आती है, जिसके तहत भारत का विभाजन किया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। और कहीं ना कहीं माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और माउंटबेटन जब चला जाता है तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक रहते हैं। 1950 का वो समय रहता है जब 24 जनवरी को 1950 में भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और गवर्नर जनरल जैसी व्यवस्था को भारत से खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग एक प्रकार से लंबा डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को हम लोग कवर कर लेंगे एक एक करके इन वायसराय और इनकी घटनाओं के माध्यम से। तो आप लोगों को अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम कितना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो अब अगली स्लाइड के माध्यम से हम भारत के पहले वायसराय को पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी व्यवस्था रहेगी जिसको हम अलग अलग करके पूरा दृष्टि से एक साथ पढ़ लेंगे। और जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे ना
तो एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपका क्वेश्चन अगर आधुनिक भारत के इतिहास से आया है तो वो आपसे छूटेगा नहीं और आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से बना देंगे। क्लियर? तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, हम एक एक करके पूरे वॉइसराय की व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। मैंने भी अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो साइलेंट नहीं था, उसको मैंने साइलेंट कर दिया है ताकि इस लेक्चर में लंबे समय तक कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग एक एक करके पूरी व्यवस्था को देख लेते हैं। पहला वॉइसराय है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसको स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में आता है 1856 में। भारत में लॉर्ड कैनिंग आता है भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर। किस रूप में आया था? भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर आता है। और जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है, उसके माध्यम से इसे भारत का वायसराय बना दिया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं भारत का पहला वायसराय। क्लियर? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी में, याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसियां थी? पश्चिम में मुंबई थी, पूर्व में कलकत्ता थी और दक्षिण में जाएंगे तो मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में और लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों प्रेसिडेंसियों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। याद रखिएगा इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो विश्वविद्यालय बनाए तीनों प्रेसिडेंसियों में, इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारत में ये उस प्रकार की शिक्षा लाना चाहते थे जिसके तहत ये भारतीयों में अपनी शिक्षा व्यवस्था की, अपनी चीजों की मानसिकता भर सके। क्योंकि इन्हें इन भारत में ऐसे लोग चाहिए थे जो इनका कहना माने, जो इनके अनुसार चलें, जो इनके गुलाम बनकर रह सकें। तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा पद्धति को भारत में इंप्लीमेंट करके ये कहीं ना कहीं भारतीयों को एक प्रकार से मानसिक तौर पर और गुलामी की तरह ले जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इसलिए इन्होंने भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति था जिसके समय असम में चाय और नीलगिरी की जो क्षेत्र था वहां पर कहवे की खेती की है। असम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पर, और दक्षिण में जाएंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत एक्चुअल में एक गांठ है पर्वतों की, ठीक है, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिल जाते हैं। विशेष तौर पर यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत भाग है इस पर्वत क्षेत्र का। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी क्षेत्र रही वो उष्णकटिबंधीय जोन में आती है। तो उष्णकटिबंधीय जोन में आती है तो इस वजह से कहा गया कि इस क्षेत्र में कहवे की खेती अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर कहवे की खेती को प्रमोट करने का काम किया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने के समय पर ब्रिटिश अर्थशास्त्री था कौन? जेम्स विल्सन। ये भारत आया था, इसने भारत के लिए पहली बार बजट भी पेश किया था। और कहीं ना कहीं जेम्स विल्सन ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में जिसकी भी आय 500 रुपए से ज्यादा थी उस पर आयकर लगाया। इसके अलावा इसने आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर लगा दिया था। देखिए किस प्रकार के लोग थे ये लोग, समझ रहे हैं? अगर भारत में आयात करते हो तो 10% लेंगे और भारत से निर्यात करते हो तो 4% लेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये व्यवस्था भी अपने पक्ष में कर रखी थी, क्योंकि भारत से एक अच्छा माल जो थे वो क्या करते थे? निर्यात करते थे ना। तो कहीं ना कहीं, और भारत में वस्तु बनाकर ये भेजते भी थे, तो कहीं ना कहीं ये भारत से निर्यात में 4% और आयात पे 10%, आयात मत करो निर्यात करो, ऐसा चाहते थे। पोर्टफोलियो प्रणाली जो सिस्टम शुरू किया गया था वो भी भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति था जिसके समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। याद रखिएगा कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने का काम किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय पर ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं विधवा पुनर्विवाह जो है वो आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास रहे जिनके चलते लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में वो प्रस्ताव पास करवाया जिसमें विधवा पुनर्विवाह को विधि मान्य कर दिया गया। अगर अब से कोई भी विधवाओं को पुनर्विवाह को रोकता है तो रोकना अपराध होगा। विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से लॉर्ड कैनिंग के समय उठाया गया एक अच्छा कदम था, भारतीयों के समाज के हित में कदम था। क्लियर? लेकिन कहीं ना कहीं उस समय के भारतीय समाज जिसमें शिक्षा की कमी थी उसने इस कदम को अपने समाज के विरुद्ध मान लिया।
अपने रीति रिवाजों के विरुद्ध मान लिया, जिसके चलते होता यह है कि 1857 की क्रांति में जो सामाजिक कारण बनता है उस कारण में इसको गिना जाता है क्या, कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक ग्रंथ है साहित्य, कौन सा, सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश बहुत ज्यादा चर्चित था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है उसका गठन भी 1861 के आसपास लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय का एक इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पक्ष रहा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय की प्रारंभ की कुछ घटनाएं हम लोगों ने देखी, जिसमें विधवा पुनर्विवाह हो, भारत में इनकम टैक्स लगने की बात हो, आयात निर्यात कर लगने की बात हो, विश्वविद्यालय बनने की बात हो, कॉफी की और चाय की खेती शुरू होने की बात हो। लॉर्ड कैनिंग ने हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। हड़प नीति जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा डलहौजी जो था वो अपनी हड़प नीति के लिए कहीं ना कहीं कुख्यात रहा। तो डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी। उस हड़प नीति के कारण बहुत सारे भारतीय राज्यों को अपनी सत्ता से हाथ बोल सकते हैं कि चले गए थे वहां से। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र पर कब्जे करने की जो हड़प नीति थी वो भारतीयों में असंतोष का कारण बनी थी, और इसी के कारण 1857 की क्रांति में बहुत सारे राजे रजवाड़े शामिल हो गए थे जिनके राज्यों को हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़पा था। और 1857 की क्रांति जब हुई उसके बाद ब्रिटिश सरकार इतनी स्थिति में नहीं थी कि अगर एक और ऐसी कोई क्रांति हो जाए तो उसे रोक पाए। तो ऐसी कंडीशन में उसने कहा कि उन सब कारणों से बच लिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए जो कहीं ना कहीं असंतोष का कारण बनते। तो डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त करने का काम भी किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। एग्जाम में पूछता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1856 में, जिसके तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये हाईकोर्ट तो बने, परंतु पहले जो भी व्यवस्था की गई थी जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल था, जो कलकत्ता में बनाया गया था, किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया, और क्या बोला गया, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक अलग अलग हाईकोर्ट होगा। कैनिंग के समय 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से वायसराय को कहीं ना कहीं अध्यादेश जैसी पावर जो थी वो मिल गई थी। क्लियर। इसके बाद 1857 की क्रांति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो किसके समय हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखना है। और इस क्रांति के कारण ही 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत पर सीधे ताज का शासन होता है। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति था जिसके समय 1857 की क्रांति हुई, और उस क्रांति का दमन जब कर दिया गया तो दमन के बाद भारत से कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत ले आया गया। और यह सब किसके माध्यम से किया गया, 1818 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस प्रकार की पूरी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं किसका, 1857 के विद्रोह पे। तो अगली स्लाइड से हम 1857 के विद्रोह पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स या फिर विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में यहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये तो हम लोगों ने कैनिंग की बात कर ली, लेकिन कैनिंग के समय की इंपॉर्टेंट घटना क्या थी, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, और इस प्रकार से गवर्नर जनरल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एक इंसिडेंट को पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, एग्जाम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, और आरंभ था कहां से, मेरठ से। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस प्रकार से यहां से
विद्रोह जो था वो किस तरफ कूच कर दिया, दिल्ली की तरफ जाना शुरू किया मेरठ से। तो मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन क्रांति के कारक की बात करें तो बहुत सारे कारक थे। कारक में कुछ सामाजिक कारक भी थे, सांस्कृतिक कारक भी थे, राजनीतिक कारक भी थे, धार्मिक कारक भी थे, सैनिक कारक भी थे, और कहने के इसका तात्कालिक कारक भी देखा जाता है। बराबर, ये सभी कारक थे। इन सभी कारकों को हम एक शब्द में समझने की कोशिश करें तो भारत में जब ब्रिटिश सत्ता शुरू हो गई थी तो इन्होंने भारतीय समाज में सती प्रथा अधिनियम हो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो, दास प्रथा के नाश के लिए अधिनियम हो, ऐसे अलग अलग अधिनियम लेकर आई जिसके माध्यम से हमने हमारे समाज पर हस्तक्षेप माना और एक वर्ग में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष हुआ, तो ये सामाजिक कारण बन गया। ऐसी को हमने सांस्कृतिक कारण भी माना कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बर्मा भेजा गया जबरदस्ती, तिलक लगाने पर प्रतिबंध कर दिया गया, समुद्र यात्राएं करवाई गई जो कहीं ना कहीं समुद्र यात्रा धर्म के हिसाब से सही नहीं मानी जाती थी। तो इस प्रकार से धर्म और संस्कृति पर इन्होंने प्रहार किया। ठीक है, राजनीतिक कारण में देखें तो डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि जैसी व्यवस्थाओं ने बहुत सारे रजवाड़ों के क्षेत्र छीन लिए थे, जिस वजह से ऐसे रजवाड़ों में गुस्सा आया। और धार्मिक कारणों की बात करें तो सैनिकों को बहुत बड़े हद तक कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा था। तिलक लगाना हो, पगड़ी पहनना हो, धार्मिक प्रतीक धारण करना, उन सब पर सेना के अंतर्गत प्रतिबंध किए जा रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्या हुआ, हाँ, विद्रोह हो गया था। और सैनिक कारणों की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सैनिक थे वास्तव में वर्दीधारी किसान ही थे। तो उन किसानों की भूमि किसने छीनी, अंग्रेजों ने छीनी। उन किसानों को भूस्वामी से लेकर मजदूर बना दिया और उन्हें मजबूर कर दिया सेना में भर्ती होने के लिए। और सेना में जब भर्ती हो गए सैनिक तो उनको पदोन्नति नहीं दी गई, उनकी सैलरी कम होती थी। गोरे सैनिक और हमारे भारतीय सैनिकों के बीच में भेदभाव किया जाता था, इन पर अत्याचार किए जाते थे, एक्स्ट्रा टाइम काम करवाया जाता था, जिनकी वजह से सैनिकों में भी कहीं ना कहीं क्या था, असंतोष था। तो ये सारे कहीं ना कहीं कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण, इंपॉर्टेंट कारण था कि नई इनफील्ड राइफल जब लेकर आए तो उसमें कारतूस लगते थे, और ये जो कारतूस थे ये थे चर्बी वाले कारतूस। ऐसा माना जाता है कि उस समय खबर फैली थी कि चर्बी वाले कारतूस इस नई राइफल में प्रयोग होने की कहीं ना कहीं एक खबर थी। तो ये चर्बी वाले कारतूस को ऐसे प्रयोग करते थे कि जो कारतूस के ऊपर एक बोल सकते हैं कि एक लेबल लगा होता था, उस लेबल को दांत से छीला जाता था मुंह से, और उसके बाद उसको प्रयोग किया जाता था। अब इस पर चर्बी किसकी लगी होती थी, तो बोला गया था कि इस पर गाय की और सुअर की चर्बी की बात की गई थी। तो सुअर की चर्बी मुसलमानों में और गाय की चर्बी हिंदुओं में कहीं ना कहीं सही नहीं मानी गई कि अगर इसका प्रयोग हमने कर लिया तो हम अधर्मी हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इन सबको लेकर भारतीय सैनिकों ने बोल दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया, विशेष तौर पर कहाँ, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्थापित की गई एक छावनी थी जो लगभग 1757 में स्थापित की गई थी प्लासी युद्ध के बाद भारत में। तो बैरकपुर छावनी जो है, इसमें जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसके सैनिकों ने क्लियर मना कर दिया कि भाई चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम नहीं करने वाले, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे, अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जब जबरदस्ती प्रयोग करने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को यहां पर विद्रोह कर दिया और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को मार दिया। जैसे इन्होंने ह्यूसन को मारा तो कहीं ना कहीं भगदड़ मच गई। विद्रोह यहीं से प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी थी। अब जैसे मंगल पांडे की फांसी हो जाती है, इनकी शहादत हो जाती है, तो इनकी शहादत के बाद सैनिकों में बहुत रोष उत्पन्न होता है। सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेजते हैं और संदेश भेजने के लिए रोटी प्लस कमल का प्रयोग किया गया। ऐसा बोला जाता है कि प्रतीक किसको बनाया गया था, तो रोटी और कमल को प्रतीक बनाया गया। और धीरे धीरे करके एक छावनी से दूसरी छावनी, दूसरी छावनी से तीसरी छावनी, तीसरी छावनी से चौथी छावनी, अलग अलग जगह पर विद्रोह प्रारंभ होने की व्यवस्था कर दी गई। देशभक्ति के गाने लगाते हुए सैनिक जो थे एक से दूसरी जगह पर जाते थे और क्रांति का प्रचार कर रहे थे। और ऐसे करके इन्होंने क्रांति का संदेश बहुत बड़े क्षेत्र में फैला दिया। और बाद में दिन मुकर्रर हुआ 10 मई 1857 का, मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हो गया। विद्रोह का प्रारंभ करते से ही
यहाँ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे, इन सब ने पैदल मार्च किया और वो पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर मिलता है कौन? सम्राट, मुगल सम्राट कौन रहा? जफर रहा। मुगल सम्राट जफर जो था वो इस समय 82 वर्ष का था। इसे इन्होंने क्या किया? क्रांति का नेता घोषित कर दिया, क्योंकि सारे के सारे सैनिक गए, सुबह सुबह पहुंच गए मेरठ। 10 मई को निकले थे, लगभग 11-12 मई तक मेरठ पहुंचकर लाल किले को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल सम्राट बाहर आता है, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को सैनिक अपना नेता बना देते हैं और विद्रोह का बड़े स्तर पर प्रारंभ होता है। लेकिन नेता किसको बनाया गया? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को, जो इस क्रांति की बहुत बड़ी कमजोरी थी, नेतृत्व कहीं ना कहीं सही नहीं मिल पाया था। खैर, तो वो सब चीजें हम लोग मेंस के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जब एमपीपीएससी मेंस की बात करते हैं, यूपीएससी मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ पता करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति का नेता किसको घोषित किया गया था? तो 82 वर्ष के बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट को बनाया गया था। अब क्रांति पूरे देश में फैल जाती है, अलग अलग केंद्रों पर फैल जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि यह क्रांति का जब दमन किया गया तो 20 सितंबर 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में, कहां पर? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर ने किस जनरल के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बताना है, हडसन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था हुमायूं के मकबरे पर। और ये वो समय था कि जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया कैद करके, और रंगून कहाँ है? बर्मा में, जिसे आज आप म्यांमार के नाम से जानते हो। और अंतिम समय में रंगून में कैद में काटते हुए 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, और इसके बाद से मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। तो 1857 की क्रांति का जैसे दमन किया गया, उसी चरण में मुगल सम्राट का पद भी 1862 में खत्म हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर कब मारा गया? तो 1862 में। ठीक है, कहां मारा गया? तो रंगून में। आगे आते हैं, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, इसके केंद्र अलग अलग थे। यहां पर देखें तो नागपुर से नाना साहेब के नेतृत्व में 5 जून 1857 के आसपास विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। नाना साहेब कौन थे? क्यों विद्रोह में आए थे? बाजीराव टू जो था, ये अंतिम मराठा पेशवा था, जो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हार गया। हारने के बाद इसे कानपुर के पास बिट्ठूर में बिठा दिया गया और पेंशन पे रहता था। कहा जाता है कि 1853 के आसपास बाजीराव टू की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बनने वाले थे नाना साहेब, जो इनके दत्तक पुत्र माने गए थे। किसके? बाजीराव टू के। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम इसे मान्यता नहीं देंगे। अब जब नाना साहेब को बाजीराव टू का उत्तराधिकारी नहीं माना, तो यहां से इनके पास वजह आ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में उतरने की। तो नाना साहेब भी अपने पर्सनल हित को लेकर क्रांति में शामिल हुए थे। लेकिन अंत ये हुआ कि जब पकड़ने की बारी आई, विद्रोह को दमन किया गया, तो नाना साहेब नेपाल भाग गए, और नेपाल भाग गए उसके बाद से इनकी जानकारी ज्यादा नहीं मिली थी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह फैला बेगम हजरत महल के यहाँ। बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने 4 जून 1857 के आसपास विद्रोह शुरू किया था, और इनके विद्रोह शुरू करने के पीछे भी इनका निजी कारण था। इनका बेटा था जिसका नाम था बिजरिस कादिर, ये उनको नवाब बनाकर, शासक बनाकर शासन कर रही थी, लेकिन इनका क्षेत्र भी अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इसलिए लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। झांसी की हम बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। इन्होंने हीरोज के साथ युद्ध किया, क्रांति में भाग लिया। क्रांति में भाग इसलिए लिया था क्योंकि इनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, और हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया था। और उसके बाद 4 जून 1857 के बाद इन्होंने भी क्रांति में कहीं ना कहीं शामिल हो गई। लंबे समय तक विद्रोह किया, लेकिन 1858 में हीरोज के साथ लड़ाई जब कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, तो देखा कि मैं हारने वाली हूं, तो स्वयं अपनी कटार से आत्मदाह कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हाथों में नहीं आने देना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी से वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया था। ये भी याद रखिएगा कि एक समय बाद जब झांसी पर कब्जा हो गया था अंग्रेजों का, तो ये ग्वालियर आ गई थी। कहां आ गई थी? ग्वालियर। और ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ लंबे समय तक
इन्होंने युद्ध किया है, याद रखिएगा। जगदीशपुर बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। रुहेलखंड की बात करें तो खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। असम की बात करें तो मनीराम दत्त थे। ओडिशा की बात करें तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली की बात करें तो बख्त का विरोध कर रहे थे और बख्त का के साथी थे बहादुर शाह जफर। परंतु सभी जगह पर विद्रोह जो था वो एक एक करके दबा दिया गया और विद्रोह का दमन हो गया। इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमी पूछी गई कि भाई बताइए कि ये विद्रोह जो था वो दबा दिया गया, इतना पावरफुल विद्रोह था तो कैसे दब गया, क्यों असफल रहा क्रांति? तो असफल इसलिए रही क्योंकि हर एक व्यक्ति लड़ रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन लड़ने का कारण सबका अपना अपना था। अंग्रेजों ने जिस जिस व्यक्ति के हित पूरे कर दिए तो वो साइड होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एकता की भावना दिखाई नहीं पड़ती। सब अपने अपने हित के कारण अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो जहां पर सेल्फ हित हो वहां पर कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। इन्होंने राष्ट्र हित नहीं देखा। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए, फ्री करवाना है। तो ये व्यवस्थाएं रही। अंततः हम बात करें तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई भी वीर गति को प्राप्त हुई थी। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में विद्रोह नहीं पनपा था। तो किन किन क्षेत्रों में नहीं पनपा था? बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास, ऐसे क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों के नाम याद रख लीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है कि उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां पर 1857 की क्रांति नहीं पहुंची थी, नहीं पनपी थी। तो ये सब क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनपा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। बात यह है इन लोगों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सभी वो लोग थे जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इनमें और शासकों का नाम भी ले सकते हैं। इनमें होलकर शामिल नहीं थे, इनमें सिंधिया शामिल नहीं थे। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि भारतीयों का साथ दिया था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी रही भारत की कि 1857 की क्रांति अगर संगठित होकर लड़ी गई क्रांति होती तो कहीं ना कहीं हम आज अलग व्यवस्था में होते, इतिहास की दिशा बदल जाती। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग रहे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्रांति को कुचलने में। इसके अलावा देखिए, व्यापारी वर्ग की बात करें, पढ़े लिखे वर्ग की बात करें तो इन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई क्रांति में। पढ़ा लिखा वर्ग जो था इसको मध्यम वर्ग बोलते थे। ये वर्ग वो था जो अंग्रेजों के शासन को भारत में अपने हित में देखते थे। इनको ऐसा लगता था कि भारत तभी विकास कर पाएगा जब यहां पर अंग्रेज शासन कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिया। अब साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं थी, बल्कि आप तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कि भारतीय क्रांति को कैसे कुचला जाए। तो इस प्रकार से भारत में हुई पहली क्रांति, व्यापक स्तर की क्रांति को दमन कर दिया गया, याद रखना है। लेकिन ये क्रांति असफल भले ही रही हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे। बाद की दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार को इस क्रांति ने अपनी व्यवस्था को बदलने पर मजबूर कर दिया और भारतीयों को इतनी हिम्मत दे दी कि अगर संगठित होकर लड़ा जाए तो अंग्रेज जैसी शक्ति को भारत से भगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है। एक्चुअल में मैं इसको डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न देखे गए। वो कैसे प्रश्न देखे गए हैं? वो प्रश्न वो थे जिनमें कहा गया था कि क्रांति को लेकर किसने क्या स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट के कारण कहीं ना कहीं ये हम लोग समझ रहे हैं। जैसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह, एक धर्म युद्ध कहा गया। इसको किसने कहा? LER रीज ने। तो इन्होंने क्या कहा रीज ने कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। क्लियर? बेंजामिन डिज़राइली ने क्या कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह था। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो किसने दी थी? बेंजामिन डिज़राइली ने की थी। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? RC मजूमदार ने। इन्होंने कह दिया ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद आता है
पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह कहा सीले ने, कह दिया कि स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। फिर आता है एक सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह कहा था जॉन लॉरेंस ने। फिर कहा था सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, यह कहा था टी.आर. होम्स ने। फिर कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था वीर सावरकर ने। तो याद रखिएगा कि वीर सावरकर जी का स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी वीर सावरकर जी करंट अफेयर में चर्चा में रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। तो ऐसी घटनाओं के चलते वीर सावरकर जी करंट में चर्चा में रहे। तो हो सकता है 1857 की क्रांति को लेकर इनके कथन को पूछा जाए तो याद रखिएगा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था वी.डी. सावरकर जी ने। फिर आया था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। तो जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई है इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी का भी कथन 1857 की क्रांति को लेकर पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर लगाकर सही लगाकर 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं पीएससी और अन्य एग्जाम्स में। तो ये था कथन 1857 की क्रांति को लेकर। अब हम बात करते हैं अगले वायसराय की। अगला वायसराय था लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 तक वायसराय पर रहता है, बहुत कम समय के लिए रहा। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी कि बहावी आंदोलन का दमन, याद कर लीजिएगा, बहावी आंदोलन का दमन जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय पे। ये बहावी आंदोलन क्या है तो याद रखिएगा कि ये बहावी आंदोलन मुस्लिमों में एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, मुस्लिम सुधार आंदोलन था, जो कि सर सैयद अहमद बरेलवी, ये चूंकि राय बरेली के थे इसलिए इनका नाम पड़ा बरेलवी, तो सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1828 में प्रारंभ किया गया था। बहावी आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। इस आंदोलन का दमन जो किया गया वो किया गया था लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु हुई थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर उस समय की स्थिति के हिसाब से पंजाब लिखा आता है, क्योंकि उस समय ये पंजाब की स्थिति में था। फिर हम बात करते हैं अगले वायसराय की, सर जॉन लॉरेंस, जो 1864 से 1868 तक रहता है वायसराय के पद पे। इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना थी भूटान के साथ युद्ध और भूटान की पराजय इसके समय हुई थी। इसके अलावा इसके समय उड़ीसा में बुंदेलखंड में बहुत बड़े स्तर पर अकाल पड़ा था। लाखों करोड़ों लोग कहीं ना कहीं इस समय परेशान थे, जिनको समस्याएं आई थी। और इसके समय कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैंपबेल अकाल समिति का गठन किसके समय किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए सर जॉन लॉरेंस के समय ऐसा किया गया था। क्लियर। इसके बाद याद रखिएगा अगली घटना थी 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच पहली बार 1865 में किसके समय, सर जॉन लॉरेंस के समय शुरू की गई थी, ये याद रखिएगा, जो कि 1864 से 1868 तक भारत में वायसराय के पद पर थे। क्लियर। तो ये 2 अन्य वायसराय थे जो भारत में रहे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले की, तो नेक्स्ट थे लॉर्ड म्यू। लॉर्ड म्यू 1869 से 1872 तक भारत में वायसराय रहता है। इसके समय पर जो इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी जनगणना। याद रखिएगा 1871-72 में भारत में पहली वैज्ञानिक जनगणना की गई थी। हालांकि इसमें भारत के सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह भारत में की गई पहली वैज्ञानिक आधार पर की गई जनगणना थी। क्लियर। और ये एक प्रायोगिक जनगणना थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसी जनगणना थी? एक प्रायोगिक जनगणना थी। 1872 में ही म्यू के समय कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1872 में ही पंजाब में कूका आंदोलन चलाया गया था। कूका आंदोलन पंजाब में बड़े स्तर पर चलाया गया आंदोलन रहा, जो लंबे समय तक चलता रहा। और 1872 का ही वो समय था जब राजकुमारों के अध्ययन के लिए भारत में जो राजे रजवाड़े थे, उनके जो पुत्र बेटे थे, उनके अध्ययन के लिए अजमेर में
मियो कॉलेज की स्थापना की थी। तो अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना 1872 में लॉर्ड मियो के समय की गई थी राजकुमारों की शिक्षा के लिए। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी के द्वारा लॉर्ड मियो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिएगा कि ये वो वायसराय रहा जिसकी भारत में अंडमान निकोबार में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो एग्जाम में पूछता है वो कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में चाकू मारकर कर दी गई थी, तो वो लॉर्ड मियो था। नेक्स्ट वायसराय है नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक जो है 1872 से 1876 तक वायसराय के पद पर रहता है। और इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना थी स्वेज नहर। स्वेज नहर जो थी वो जब नॉर्थब्रुक भारत का वायसराय था उसी के समय पर खोली गई थी। और इससे भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार की दूरी थी वो कम हो गई थी। एक्चुअल में पहले जो व्यापार होता था वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर मेडागास्कर के पीछे से आते हुए अरब सागर से होता था। लेकिन जब स्वेज नहर खुल गई तो स्वेज नहर कहीं ना कहीं 1859 से 1869 के बीच में 190 किलोमीटर के आसपास बनाई जाती है जो मिस्र के कब्जे में है। और ये स्वेज नहर जो थी जैसे खुल गई तो कहीं ना कहीं क्या होता था, आप लंदन से निकलते थे, जिब्राल्टर जल संधि से जाते थे स्पेन और मोरक्को के बीच में से, और आप पहुंच जाते थे भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से इधर निकलते थे तो आप पहुंचते थे कौन से सागर में, लाल सागर में। और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर ही है स्वेज नहर। और इसके बाद आप आ जाते थे कहां पर, अरब सागर में। और अरब सागर में आते से आप कहां पहुंच जाते थे, भारत के पश्चिमी तट पर। तो इस प्रकार से स्वेज नहर के आने से यूरोप और भारत के बीच का व्यापारिक मार्ग छोटा हो गया था, घूमकर नहीं आना पड़ता था, कम समय में यात्रा हो जाती थी, व्यापार तीव्र गति से हुआ। तो स्वेज नहर खुली किसके समय, जब भारत में वायसराय था नॉर्थब्रुक। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा किसके समय, नॉर्थब्रुक के समय पड़ा था। इसको याद रखना है कि नॉर्थब्रुक के समय ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। और इस अकाल के समय जब करोड़ों लोग मर रहे थे तो भारत में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था शासन के द्वारा। और हम इसके बाद के वायसराय के समय उस घटना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बंगाल से असम को अलग करने का काम 1874 में किया था। याद रखिएगा, बंगाल 11 प्रांतों को मिलाकर उस समय का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, जिससे असम को अलग कर दिया गया था 1874 में, जब नॉर्थब्रुक भारत में वायसराय के पद पर था। कूका आंदोलन जो है वो बालक सिंह और गुरु राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों को। क्लियर। तो कूका आंदोलन का अगर पूछ लिया जाए तो कूका आंदोलन जो है वो किसके समय हुआ था, इसके पहले मैं वायसराय की बात कर चुका हूं। तो कूका आंदोलन जो था वो बालक सिंह और गुरु राम सिंह के समय हुआ था। ये वाला फैक्ट यहां लिखा गया, लेकिन ये नॉर्थब्रुक के समय का नहीं है, याद रखना। ठीक है। तो नॉर्थब्रुक के समय पे ये घटनाएं हुई, हमने देख लिया। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 के आसपास तक। लॉर्ड लिटन एक विद्वान, एक कवि था, एक उपन्यासकार था। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा वायसराय कवि था, कौन सा वायसराय उपन्यासकार था, तो वो कौन था, लॉर्ड लिटन। इसको विश्व जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके समय पे 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था। तो याद रख लीजिएगा, स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग किसके समय बना था, 1878 में लॉर्ड लिटन के समय बना था। ये वो समय था जब अकाल आया था बड़े स्तर पर बंगाल में और लाखों लोग भूखे मर गए थे, लाखों की संख्या में लोगों की डेथ हुई थी। सोचिए कि अंग्रेजों ने तुम्हारे देश को कैसा कर दिया था। भारत की हालत ऐसी कर दी थी अंग्रेजों ने कि वो देश जो खाद्यान्न की दृष्टि से, हर एक चीज की दृष्टि से संपन्न माना गया, खाने की जिसमें कमी नहीं होती थी, बड़े बड़े अकाल हो जाते थे तो भी राजे रजवाड़े खाना आराम से खिला देते थे, भूख से मौत नहीं होती थी। उस देश में अकाल से लाखों लोग मरने लगे थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से। याद रखना है, किसानों की जमीनें छिन गई, लगान ले लेकर ब्रिटेन को विकसित कर लिया। याद रखिए कि आज ब्रिटेन जो कुछ भी है ना, वो भारत की वजह से है। और भारत जो है वो 1947 तक जो कुछ भी था वो किसकी वजह से था,
अंग्रेजों की वजह से था। भारत जो लूटा गया, जो गरीबी भुखमरी की समस्याएं हमारे देश में दिखी, उसके पीछे ब्रिटिशर्स की वो 200 साल की शोषणकारी नीतियां थी। अब भारत जो है उस सब के बावजूद विश्व में तेज गति से प्रगति करने वाला देश है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेची के समय पे, सॉरी, लॉर्ड लिटन के समय पर स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था 1878 में। और लॉर्ड लिटन के समय पर जो एक काम हुआ, तो वो काम याद रखना कि जहां एक तरफ अकाल पड़ा, बंगाल में लाखों लोग मर रहे थे, उस समय राज उपाधि अधिनियम के तहत 1876 में राज उपाधि अधिनियम पास किया गया और महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई 1877 में। और 1 जनवरी 1877 को लिटन के समय ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो बताएंगे 1 जनवरी 1877 को। और जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ये किस लिए किया गया था, तो बताएंगे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि देने के लिए। इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया था, इसलिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तो दिल्ली दरबार है क्या? अनाप शनाप पैसे की बर्बादी थी। अपनी शान और शौकत के नाम पर सैनिक शक्ति दिखाने के लिए, ढोंग करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए थे किसमें? दिल्ली दरबार के दौरान। इसमें कुछ नहीं होता था, सिर्फ पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, खूब खाना फेंकते थे और भारत का पैसा बर्बाद करते थे। अब सोचिए, जहां एक तरफ अकाल के कारण लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन करके भारत के पैसे को फेंका जा रहा है, खाना नहीं दिया गया किसी भी व्यक्ति को। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की घटना थी। 3 दिल्ली दरबार होते हैं भारत इतिहास में। पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1 जनवरी 1877 को, याद रखना है। पहला दिल्ली दरबार क्या किया था इसमें? इसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया जो थी, उनको केसर हिंद की उपाधि थी। इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, भारत की महारानी घोषित किया गया था, याद रखना है। और 1878 में लिटन के समय ही आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ब्रिटिश सरकार हर वो काम कर रही थी जिससे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की व्यवस्था को, राष्ट्रवादी विचारों को रोका जा सके, जनता को जागरूक न किया जा सके, उसमें रोक हो सके। तो ये सारे के सारे काम किसके समय किए गए? ये सारे के सारे काम किए गए थे लॉर्ड लिटन के समय। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। याद रखिएगा कि ऐसे समाचार पत्र जो भारतीय भाषा के थे, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे और सोम प्रकाश पर इसके तहत बहुत बड़े स्तर पर प्रतिबंध भी कर दिया था। और ये प्रतिबंध सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से जगह जगह पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो कार्रवाई होती थी, उन सब की सूचनाएं दी जाती थी, लोगों को जागरूक किया जाता था, राष्ट्रवादी विचार किए जाते थे। और राष्ट्रवादी विचारों के फैलने से ब्रिटिश सरकार को डर था, टेंशन था कि ऐसा ना हो कि सब वापस से एकजुट हो जाएं और विद्रोह कर दें। तो वो राष्ट्रवाद की भावना को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कई प्रकार के प्रतिबंध करने शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 में आया था। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध करने के लिए लेकर आया था। और किसके समय लाए थे? लिटन के समय लेकर आए थे। दूसरा, आंग्ल अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी घटनाएं थी जो लॉर्ड लिटन के समय भारत में हुई थी। वो पहले दिल्ली दरबार की बात करें या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। वो वायसराय कौन था जिसका समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय आया था। भारत में कितने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला यहां पर डिस्कस कर लिया गया है लॉर्ड लिटन के समय। लेक्चर में बने रहना, 2 दिल्ली दरबार कब कब होंगे वो पता तभी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो लॉर्ड लिटन के समय पर ही आया था शस्त्र अधिनियम 1878 में। एक और क्वेश्चन पूछेगा, शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में आया था। किसके वायसराय कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के वायसराय कार्यकाल में ही भारत में शस्त्र अधिनियम आया था। और इस अधिनियम में क्या था? बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं कर रख सकता, अगर रखेगा तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो शस्त्र अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शस्त्र रखने से भी रोका गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं कौन ने की?
लिटन के समय की गई थी। लॉर्ड लिटन ने एक और काम में गड़बड़ी की थी, वो थी कि सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। सिविल सेवा में परीक्षा प्रणाली जो थी वो शुरू की गई थी 1853 में। 1853 में लंदन में अंग्रेजी भाषा में परीक्षा व्यवस्था की शुरू की गई थी। शुरू में इसमें उम्र थी 23 साल। कितनी साल थी? 23 साल। 23 से बड़ा कम करके क्या की? 21, और 21 से कम करके लिटन ने क्या कर दी? 19 साल कर दी थी। ये याद रखिएगा। तो समय समय पर ये किया गया। ये 1859 के आसपास की गई थी, ये 1857 के आसपास की गई थी, और 19 साल जो है वो कहीं ना कहीं लिटन ने अपने समय पे कर दी। तो सिविल सेवा की आयु जो थी वो कम किसके समय की गई? तो याद रखेंगे लॉर्ड लिटन के समय 21 वर्ष से घटाकर सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले वायसराय की। अगला वायसराय लॉर्ड रिपिन, जो 1880 से 1884 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है। इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है, क्योंकि इसके समय कुछ अच्छे काम हुए और इसी आधार पर इसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस वायसराय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग कहा गया? किसको कहा गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय से ही 1881 से भारत में जनगणना का काम नियमित प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, नियमित जनगणना जो हर 10 वर्ष में भारत में होती है, वो हर 10 वर्ष की जनगणना का काम शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के समय से। ये जो गणना शुरू में की गई थी उसमें हैदराबाद और राजपूताना के क्षेत्र शामिल नहीं थे, याद रखना है। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में क्रमबद्ध जनगणना को प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन ही वो व्यक्ति था जिसे स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसके लिए कानून लाया था, और उसके बाद भारत में नगर पालिका, ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं के बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। 1881 की बात करें लॉर्ड रिपन के समय की, तो इस समय भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम भी लाया था। इसे आप कारखाना अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोलेंगे लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। और इस कारखाना अधिनियम में इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या किए थे कि 7 से 12 वर्ष के जो लोग होंगे, 7 से 12 वर्ष के आयु जो थी उतने लोग होंगे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग जगहों पर, बागानों पर इनसे मजदूरी करवाती थी। लॉर्ड रिपन ने इनके काम के घंटे तय किए, कहा कि 7 साल से 12 साल उम्र तक के लोग जो होंगे वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा, ऐसा कानून है। और 7 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना है कि 9 से 12, 7 से 12 साल वाले भी तो बच्चे ही होते हैं। लॉर्ड रिपन साहब, पूरा ही प्रतिबंध करना चाहिए था ना। लेकिन ठीक है, उस समय इन्होंने कारखाने अधिनियम से 7 से 12 साल तक के बच्चे जो रहे, जो लोग रहे, उनको 9 घंटे काम करने की तय किया। इससे ज्यादा इनसे काम नहीं करवा सकते थे उस समय, और 7 साल तक के उम्र के जो बच्चे थे उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। 1882 में लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के लिए हंटर आयोग बनाया था। याद रख लीजिएगा, हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से है। रिपन ने 1882 में इस आयोग को बनाया था शिक्षा सुधार के लिए। 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लेकर आया था। भारतीय समाचार पत्रों पर इसके माध्यम से प्रतिबंध कर दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम को, इस नियम को खत्म करने का काम किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के हटते से ही भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का जो काम था वो वापस से बिना रोक टोक के प्रारंभ हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लिटन के समय, और इसको खत्म करने का काम किया रिपन ने। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1884 में हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद। तो एल्बर्ट बिल विवाद जो था वो लॉर्ड रिपन के समय 1884 में हुआ था। इसके कारण श्वेत विद्रोह हुआ, और इसी वजह से लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया और ये वापिस
चला गया था इंग्लैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? दरअसल इसके पहले न्यायपालिका में भी पक्षपात चलता था। ये कहा जाता था कि भारत में जो यूरोपीय न्यायाधीश होते थे वो भारतीयों के मुकदमे भी सुन सकते थे और यूरोपियों के मुकदमे भी सुन सकते थे, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि जो बोल सकते हैं कि भारतीय न्यायाधीश हैं, भारत के जो न्यायाधीश थे, उनको अब इस इल्बर्ट के द्वारा जो बिल लाया गया उसके माध्यम से कहा गया कि ये न्यायाधीश गोरे लोगों का मुकदमा नहीं सुनेंगे, इनके लिए स्पेशल अलग कोर्ट हुआ करती थी। तो जब इन सभी के मुकदमे एक साथ सुनने की इल्बर्ट साहब ने अपने बिल में व्यवस्था कर दी, तो उस कारण से गोरे लोगों को टेंशन हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि ये नहीं चलेगा और श्वेत विद्रोह हो गया। इस विद्रोह के कारण कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा और वो चले गए वायसराय का पद छोड़कर। सिविल सेवा की जो इस अवधि थी 19 वर्ष आयु निश्चित की थी लॉर्ड लिटन ने, उसको रिपन ने वापस बढ़ाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए, जो काम लिटन ने बिगाड़े थे, जो बदलाव सही नहीं थे और लिटन के द्वारा किए गए थे, उन सभी को सही करने का काम किसने किया है? लॉर्ड रिपन ने किया है। इसलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा भारत का उद्धारक। ठीक है, तो रिपन तक चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय के पद पर रहते हैं और इनके समय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया था इनकी पत्नी के द्वारा। तो लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के समय। और लॉर्ड डफरिन के समय की इंपॉर्टेंट घटना थी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके सहयोग से? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्हीं को क्यों चुना गया? क्योंकि ये एक समय पहले भारत में कलेक्टर का काम कर चुके थे दक्षिण में और इन्हें भारत की स्थिति का आइडिया था। तो कहीं ना कहीं इन्हें यूज किया गया ह्यूम को कांग्रेस बनाने के लिए, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि ये हमारे हिमायती हैं तो इनके द्वारा जो संस्था बनाई जा रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसका काम चालू हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर लॉर्ड डफरिन के समय की एक इंपॉर्टेंट घटना थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब से भारत में जो भी काम होगा वो किसके तहत होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत होगा। ये माना जाता है कि इस प्रकार की संस्था की स्थापना करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि अब भारत में जो भी विद्रोह होना होता है, जो भी आंदोलन होना होता था, उसकी जानकारी अंग्रेजों को रहेगी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ही किया जाएगा। तो ऐसे में पहले से पता रहेगा तो ब्रिटिश सरकार आसानी से उस विद्रोह को, उस आंदोलन को दबा सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से ये संस्था स्थापित की गई थी और इस संस्था ने बाद में अपने हिसाब से ही काम किया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो संस्था अपने कहीं ना कहीं लाभ के लिए स्थापित की थी, वो संस्था भारतीयों ने अपनी दृष्टि से प्रयोग करके भारत को आजादी दिलाने में कहीं ना कहीं प्रयोग की। तो ये एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना है और आगे हम लोग कांग्रेस के अंडर में बात करेंगे विभिन्न घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना तक हम लोगों ने चीजों को देखा। और लॉर्ड डफरिन था जिसमें आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1886 में कहीं ना कहीं हुआ और 1886 में बर्मा पर अधिकार कर लिया। तो एग्जाम में पूछेगा कि बर्मा पर अधिकार कब किया गया? 1886 में किया गया था। याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल में। अब हम लोग जो है एक बार बर्मा को अलग करने की बात भी करेंगे, तो बर्मा अलग कब हुआ वो ध्यान रखेंगे वहां पर, लेकिन तब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बर्मा जो है उस पर अधिकार कब किया था? 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय। दोस्तों, हमने डफरिन तक की घटनाओं को इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम कांग्रेस के साथ बढ़ते हुए अन्य वायसराय और उनकी घटनाओं पर डिस्कस के दौरान करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में कांग्रेस की स्थापना के बाद के वायसराय और उनके समय की घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। मिलता हूं पार्ट 2 में इस लेक्चर के अन्य वायसराय जो बच गए उनकी चर्चा को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।